नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा 3 नेताओं की। नंबर 1 ज्योतिरादित्य सिंधिया, नंबर 2 जयभान सिंह पवैया और नंबर 3 केपी सिंह यादव। इस बात में शुरुआत करेंगे सिंधिया राजघराने की और जयभान सिंह पवैया के बीच अदावत को लेकर। वर्ष 1984 का साल था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो एक माहौल था सिंपैथी का कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस के लैंपपोस्ट जीत रहे थे और भाजपा के दिग्गज हार रहे थे। अब ऐसे में ग्वालियर से माधवराव सिंधिया जैसी हस्ती खड़ी हो जाए जिनके सामने लोगों जमानतें बचाना मुश्किल हो जाया करती थी, ऐसे माधवराव सिंधिया खड़े हो गए तो भाजपा को लगा कि ग्वालियर सीट तो जाएगी जाएगी, लेकिन सिंधिया का जो आभा मंडल है वो आभा मंडल पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिला सकता है। तो भाजपा ने एक रणनीति चली और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सिंधिया जी के सामने खड़ा कर दिया। नतीजे इतने आश्चर्यजनक आए कि सिंधिया जी लाखों वोटों के अंतर से जीत गए, अटल जी हार गए। ये हार अटल जी को चुभ गई और अटल जी ने हमेशा के लिए ग्वालियर छोड़ दिया। बात आई गई हो गई, लेकिन ये टीस अटल जी के मन में बनी रही। अब आया वर्ष 1998 जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन गठित हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा की ओर से प्रस्तावित किया गया। जब टिकट वितरण की बात आई तो ग्वालियर पर जाकर रुक गई, क्योंकि ग्वालियर में अटल जी अड़ गए जयभान सिंह पवैया के नाम पर, जो उस वक्त भारत के बड़े नेता बन चुके थे और बजरंग दल को लीड कर रहे थे। जाहिर है पीछे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत वो अटल जी जानते थे, तो उन्होंने माधवराव सिंधिया जी के सामने जयभान सिंह को अड़ा दिया। कांग्रेस में अकुलाहट, कुछ भी हो सकता है, जयभान सिंह, और भाजपा में अकुलाहट, खासकर जो महल समर्थक लोगों का जो माहौल है वो थोड़ा सा आ गया। यहाँ तक कि महल के अंदर से विरोध आया भाजपा के अंदर कि जयभान सिंह क्यों। अटल जी ने कहा जयभान सिंह बस। जब बहुत विरोध हुआ तो अटल जी ने यहाँ तक कहा कि मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है और आश्चर्य, मैं भारत में एक टिकट फाइनल नहीं कर सकता अपनी इच्छा से। ये बात कुछ ऐसी कही अटल जी ने कि लोगों को मजबूरन ये नाम मानना पड़ा। इस नाम ने अनुकूल परिणाम भी दिए। परिणाम क्या हुए कि जब मतगणना हुई चुनाव के बाद, तो अधिकांश दौर में, बल्कि अंत तक सभी दौरों में सिंधिया जी पवैया जी से पीछे बने रहे। मतगणना में ऐसा लगता था कि सिंधिया जी हार जाएंगे, लेकिन अंतिम मतगणना के अंतिम दौर में ये चमत्कार हुआ। ये चमत्कार आज भी चर्चाओं में है और सिंधिया जी कुछ हजार वोटों से विजयी घोषित हो गए। लेकिन ये हार सिंधिया जी को नहीं पची, वो भी अपने मन में एक टीस लिए गुना शिफ्ट हो गए। समय गुजर गया, अब आया 2014। तब तक गुना में अम्मा साहब स्वर्गवासी हो गई थी, महाराज भी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी विरासत संभाली ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। जब 2014 में कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए तो फिर वही बात आई कि यदि सिंधिया को बांध लिया जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा किसे ढूंढें, तो फिर एक नाम निकल के आया, कौन सा, जयभान सिंह पवैया। भाजपा ने उनको पहले पिता के सामने अड़ाया था, अब बेटे के सामने अड़ा दिया और नतीजा क्या निकला। इस चुनाव में वर्तमान सिंधिया जी 1,20,000 वोटों से बमुश्किल जीत पाए। ये आंकड़ा लगभग वैसा ही था जैसे बड़े सिंधिया जी के सामने आया था। इसने कांग्रेस को हिला दिया और सिंधिया समर्थक लॉबी को भी व्यथित कर दिया कि अगले चुनाव में क्या होगा। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब 2019 आई तब भाजपा ने केपी सिंह यादव को, जिन्हें कृष्णपाल सिंह यादव कहा जाता है, उन्हें टिकट दिया और सिंधिया जी कांग्रेस से आई। लेकिन आश्चर्य, वो जो 1,20 की लीड थी वो दूसरे हो गई और
सिंधिया जी चुनाव हार गए, केपी सिंह जीत गए। लोग कहते हैं ये पवैया की जमावट थी जो केपी सिंह यादव के काम आई। हालांकि इसमें एक तथ्य ये भी है कि गुना का बहुत सारा क्षेत्र यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से भी वोट मिला। और जो सिंधिया जी के आसपास की जो कहना चाहिए मैनेजमेंट की जो लोकल, इसे क्या कहें, वो कहीं ना कहीं सिंधिया जी को आम आदमी से दूर ले गई थी, उसका परिणाम इसमें आया। अब बात आते हैं तीनों नेताओं पर, सिंधिया जी, पवैया जी और यादव जी। तो सिंधिया जी और पवैया जी में तो अब याराना दिखने लगा है। सिंधिया जी पवैया जी घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मेल मुलाकात होती है, और पवैया जी भी जब बयान देते हैं सिंधिया जी को लेकर तो फिर संयम बरतते हैं। अब शालीनता उनकी बनी रहती है सिंधिया जी के प्रति, जो कभी सामंतवाद या सामंतवादी कहकर उन्हें संबोधित करते थे। तो कुल मिला के अब ये जानी दुश्मन का जो कहना परिदृश्य था, ये दोस्ती फिल्म में बदल रहा है। लेकिन केपी सिंह यादव अब मुखर हो रहे हैं। क्यों? केपी सिंह यादव पूर्व में शिकायत कर चुके हैं भाजपा की प्रदेश कमेटी को कि मैं सांसद हूं, लेकिन जब गुना में कोई कार्यक्रम होते हैं और खासकर सिंधिया जब उसमें होते हैं तो सिंधिया जी को तो सम्मानजनक स्थान मिल जाता है, लेकिन मुझे सांसद होने के बाद भी वहाँ स्थान नहीं मिल रहा है, मेरी अपेक्षा हो रही है। उसमें भाजपा ने क्या निर्देश दिए, ये अंदर की बात है, वो अपेक्षा जारी है। अब हाल ही में उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर एक भाषण दिया तो उसमें गद्दार शब्द का उपयोग हो गया। अब ये गद्दार शब्द हमेशा जब लक्ष्मीबाई की बात आती है तो गद्दार का मतलब तत्कालीन सिंधिया राजवंश के मुखिया हो जाते हैं। अब मालूम चला है कि केपी सिंह जी यादव को तलब किया गया और भाजपा की प्रदेश कमेटी ने उनको समझा दिया है कि वे थोड़ा सा संयम से काम लिया करें, और शायद अब इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि दशकों से तकलीफ दे रहे हैं पवैया जी, उनसे तो सिंधिया जी की पटरी बैठने लगी है, केपी यादव से क्यों नहीं बैठ रही है? सीधी सी बात, पवैया जी से सिंधिया राजवंश का कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं हारा। लीड कम तो हुई लेकिन हार गले में नहीं पड़ी, परंतु केपी यादव ने हरा दिया, मोदी लहर ने हरा दिया। नाम किसका? केपी सिंह यादव का, कि केपी सिंह के हाथों सिंधिया हारे। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है सिंधिया राजवंश के लिए कि अपने घर में और एक ऐसे व्यक्ति से हार जाना जिसने पहले कभी संसदीय चुनाव लड़ा ही नहीं। तो ये एक कारण है कि अब पवैया में सिंधिया जी में बन रही है, लेकिन केपी यादव से नहीं बन पा रही है। अब ये जो टसल है एक विजयी सांसद की और एक पूर्व सांसद की उसी क्षेत्र में, ये आने वाली राजनीति में क्या गुल खिलाती है, क्योंकि अब सिंधिया भी भाजपा में है और केपी सिंह भी भाजपा में है। यदि सिंधिया को टिकट मिलता है इस बार, जैसा कि अब तक हुआ है सिंधिया राजवंश में, तो फिर जो केपी सिंह यादव की यादव लॉबी है या उनके पीछे जो संघ के लोग या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये सब खड़े हुए थे, ये क्या निर्णय लेंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस इस मामले का किस तरह फ़ायदा उठा पाती है, ये देखने का सबसे बड़ा रोचक सब्जेक्ट रहेगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को देते हैं विराम, फिर अगली बार किसी इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद।